हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज हम न्यूमेरिकल सोल्व कर रहे हैं। इस पार्ट के अंदर स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स के अंदर जो बोर्स मॉडल के ऊपर था, जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी हमने फाइंड आउट करनी थी और साथ में जो रेडियस थी ऑर्बिट की वो फाइंड आउट करनी थी। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन, देखो पहले क्या दे रखा है उसने। अकॉर्डिंग टू बोर्स थ्योरी द इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इन द nth बोर्स ऑर्बिट इज गिवन बाय दिस। ये इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी हाइड्रोजन एटम के लिए और उसका एक्सप्रेशन दे दिया उसने। ठीक है, किसके लिए दिया है? हाइड्रोजन एटम के लिए। और फिर क्वेश्चन में पूछा क्या, कैलकुलेट द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ द लाइट दैट विल बी नीडेड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द थर्ड ऑर्बिट ऑफ हीलियम पॉजिटिव आयन। कि जो हीलियम पॉजिटिव आयन है उसकी थर्ड ऑर्बिट में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ यूज होगी उसका वो बतानी है, हमने लैम्डा बताना है। तो देखो अगर हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करें तो सबसे फर्स्ट जो एक्सप्रेशन दे रखा है हमारे पास एनर्जी का वो हाइड्रोजन के लिए है। अगर मैं उसका लिखूं फॉर हीलियम आयन He पॉजिटिव आयन, अब हीलियम आयन के लिए मैं उसको कैसे लिखूंगा वो देखो। वो क्या हो जाएगा, E ऑफ n इज इक्वल टू माइनस के 20.67 इंटू 10 की पावर माइनस 19 डिवाइडेड बाई n स्केयर और मल्टीप्लाई साथ में क्या आता था, z स्केयर। ठीक है, क्योंकि भाई हमने जो एक्सप्रेशन पढ़ा था अकॉर्डिंग टू बोर्स उसने क्या बताया था कि E ऑफ n किसके इक्वल था, माइनस के R ऑफ h इंटू जेड स्केयर डिवाइडेड बाई एन स्केयर। जहां आर एच एक कांस्टेंट था, रेडबर्ग कांस्टेंट, किसी भी एटम के लिए जेड क्या था उसका एटॉमिक नंबर। तो इसका मतलब हाइड्रोजन है तो वहां पे जेड की वैल्यू 1 थी तो 1 का स्केयर 1, इसलिए तो वो आया होगा, तो जेड स्केयर आएगा यहाँ पे। अब मैं हीलियम के लिए निकाल रहा था इस वैल्यू को। ठीक है, किसके लिए बताया था, हीलियम के लिए। तो ये एक्सप्रेशन हो जाएगा मेरा फॉर हीलियम पॉजिटिव, जो मेरा ये आयन है इसके लिए जेड की वैल्यू मेरी क्या होगी, हीलियम के लिए 2 होगी, वो रख सकता हूं मैं यहाँ पे। अब मैंने फाइंड आउट क्या करना है क्वेश्चन के अंदर, मैंने थर्ड ऑर्बिट से उसका इलेक्ट्रॉन निकालना है। अब इलेक्ट्रॉन कैसे निकलेगा, तो मान लीजिए देखो ये हमारा न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कौन सी एनर्जी लगा है, आयनाइजेशन एनर्जी। कोई भी इलेक्ट्रॉन कब निकलेगा, जो वो बिल्कुल न्यूक्लियस से काफी इनफाइनाइट डिस्टेंस तक पहुंच जाएगा पहले। ठीक है, और उसके बाद में एक्साइट होता हुआ इनफाइनाइट डिस्टेंस तक गया और उसके बाद वो बाहर निकल जाएगा। इसका मतलब कि जो हमने एनर्जी निकालनी पड़ेगी पहले कितनी लगेगी और उस एनर्जी से हम वेवलेंथ फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे हमने जो डेल्टा ई लगी हमारी, जो एनर्जी का चेंज आया इलेक्ट्रॉन निकालने में, वो कौन से लेवल से निकलेगा, इनफाइनाइट लेवल से। मान लिया ये मेरा जो लेवल है ये है इन्फिनिटी लेवल, यहां से वो इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो पहले भाई ये इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ पहुंचाना पड़ेगा ने, तो इनके बीच का डिफरेंस क्या है, डेल्टा ई। तो डेल्टा ई किसके इक्वल हो जाएगा, जो ई ऑफ इन्फिनिटी था और ई ऑफ थर्ड था उनके बीच का डिफरेंस हो जाएगा। यहां से मैं डेल्टा ई की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा, डेल्टा ई इज इक्वल टू, जब मैं इन्फिनिटी वैल्यू रखूंगा तो इन्फिनिटी के लिए तो होल टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, नेगेटिव का साइन यहाँ पहले ही नेगेटिव है, 21.67 इंटू 10 की पावर माइनस 19 डिवाइडेड बाई एन स्केयर, 3 का स्केयर मल्टीप्लाइड बाई जेड स्केयर, हीलियम के लिए है तो 2 का स्केयर। इसको सोल्व करो, डेल्टा ई इज इक्वल टू नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, क्या बचेगा मेरे पास 21.67 इंटू 10 की पावर माइनस 19 डिवाइडेड बाई 3 का स्केयर 9, ठीक है, और 2 का स्केयर 4 से इसको मल्टीप्लाई कर दो और 9 से डिवाइड। 4 से जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा क्या आ जाएगा, ये 7 चौक 28 का 8 का 2 6 चौक 24 और 2 26 का 6 का 2 4 एकम 4 और 2 6 और 4 दूनी 8 डिवाइडेड बाई 9 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर माइनस 19। ठीक है, यहां से डेल्टा ई इज इक्वल टू 9 से इसको डिवाइड करो, जब 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 9 जा 81, 9 81, 5 बच गए, 9 6 54, 2 बच गए, 9 3 27 इंटू में 10 की पावर माइनस 19 जूल। ठीक है, एनर्जी आई ना, इसको यूनिट क्या होगी इसकी, जूल। ये वैल्यू आ गई मेरे पास। अब मैंने एक्सप्रेशन में ये भी पढ़ा था कि जो डेल्टा ई है ये इलेक्ट्रॉन यहां से इस लेवल पर कब जाएगा, डिसकंटिन्यूस फॉर्म में जो पैकेट्स ऑफ एनर्जी उसको गेन करके ही तो जाएगा वहां पे। तो डेल्टा ई मेरा किसके इक्वल होता है, डेल्टा ई मेरा एच म्यू के इक्वल होता है। एक पैकेट ऑफ एनर्जी की वैल्यू क्या है, एच म्यू, उसी को गेन करके तो एक्साइट है वो। और म्यू मेरा क्या होता है, म्यू होगा सी अपॉन लैम्डा के इक्वल होगा। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, डेल्टा ई की वैल्यू मेरे पास गिवन है
कितनी वैल्यू है 9.63 इंटू 10⁻⁻19 यही है, इज इक्वल टू h की वैल्यू प्लैंक्स कांस्टेंट क्या आ जाएगा 6.6 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड इनवर्स मल्टीप्लाइड बाई म्यू किसके इक्वल होगा c अपॉन लैम्डा के इक्वल हो जाएगा। वेवलेंथ ही तो निकालनी थी, लैम्डा इस साइड ले आऊंगा, ये साइड निकल जाएगा 6.6 इंटू 10⁻34 इंटू सी की वैल्यू 3.0 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड और ये था जूल पर सेकंड डिवाइडेड बाई यहाँ पे क्या आ जाएगा ये डेल्टा ई 9.63 इंटू 10⁻⁻19 जूल। भाई इसने मैं यहाँ पे कैंसल आउट करके डिवाइड कर दूंगा, जो वेवलेंथ की वैल्यू थी वो मेरे पास में फाइंड आउट हो जाएगी और मैंने वही निकालनी थी कैलकुलेट द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। ठीक है, तो इस तरीके से इसको मैं सोल्व कर सकता हूँ इसके। हाँ तो स्टूडेंट्स देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आया हमारे पास, द एनर्जी एसोसिएटेड विद द फर्स्ट ऑर्बिट इन द हाइड्रोजन एटम इज दिस। ठीक है, इतने जूल एटम इनवर्स। व्हाट इज द एनर्जी एसोसिएटेड विद द फिफ्थ ऑर्बिट। क्या दे रखा है उसने कि जो एनर्जी थी फर्स्ट ऑर्बिट के लिए दे रखा है हाइड्रोजन एटम की, और पूछ किसके लिए उसने फिफ्थ ऑर्बिट के लिए। तो देखो सॉल्यूशन देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड का, हम अगर सॉल्यूशन देख रहे हैं सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। अब उसने फर्स्ट ऑर्बिट के लिए थीटा एनर्जी का एक्सप्रेशन लिखा मैं E ऑफ n इज इक्वल टू a माइनस के R ऑफ h इंटू में z स्क्वायर डिवाइडेड बाई n स्क्वायर, यह आएगा एक्सप्रेशन। अब उसने एनर्जी गिवन है तो कैसे आई होगी वो एक्सप्रेशन, क्या हो जाएगा मेरा E ऑफ n इज इक्वल टू वो वैल्यू होगी माइनस के 2.17 इंटू 10⁻⁻18 इंटू में z की वैल्यू 1 का स्क्वायर और फर्स्ट ऑर्बिट के लिए थी 1 का स्क्वायर। ऐसे ही तो फाइंड आउट हुई होगी, तभी तो वो इसकी इक्वल आई जो गिवन था जूल एटम इनवर्स। ठीक है ना, किसकी इक्वल आ गई जूल एटम इनवर्स। लेकिन अब उसने क्या पूछा है एनर्जी एसोसिएटेड विद द फिफ्थ ऑर्बिट। तो फिफ्थ ऑर्बिट के लिए अगर निकालनी मैंने, ये फर्स्ट की थी इसलिए मेरा n क्या था यहाँ पे 1 था इस केस के अंदर। अब फिफ्थ ऑर्बिट के लिए n क्या हो जाएगा मेरा 5 हो जाएगा। तो 5 के लिए अगर उस एक्सप्रेशन में मैं रख दूं E ऑफ 5 इज इक्वल टू माइनस के 2.17 इंटू 10⁻⁻18। अगेन हाइड्रोजन एटम ही है तो इसलिए 1 का स्क्वायर इंटू में 5 का स्क्वायर। ठीक है, इसको मैं सोल्व कर दूंगा माइनस के 2.17 इंटू 10⁻⁻18 इंटू 1 का स्क्वायर 1 और 5 का स्क्वायर 25, तो ये अपोन में 25 इस नाम डिवाइड कर देंगे, यहाँ पर जूल एटम इनवर्स यूनिट आ जाएगी और मेरा आंसर निकलेगा फिफ्थ ऑर्बिट की एनर्जी निकलेगी। बहुत इजी है, सिंपल बिल्कुल। अब उसी के अकॉर्डिंग नेक्स्ट अगर मैं देखूं यहाँ पे सेकंड पार्ट के अंदर, अब मैं कर रहा हूं सेकंड पार्ट डिस्कस, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ बोर्स फिफ्थ ऑर्बिट फॉर हाइड्रोजन एटम। अब वो रेडियस निकालने की बात कर रहा है फिफ्थ ऑर्बिट की हाइड्रोजन एटम के लिए। तो रेडियस का मेरा फॉर्मूला क्या था R इज इक्वल टू ए नोट इंटू एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई जेड। क्या था ए नोट एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई जेड। और मैंने ये बताया था कि ए नोट की वैल्यू हमेशा फिक्स रहेगी, कांस्टेंट है, ये 52.9 पिकोमीटर। क्या रहेगी ये वैल्यू 52.9 पिकोमीटर। ठीक है, यहां से अगर मैं देखूं इस वैल्यू को पुट करूं सोल्व करूं, यहाँ पे फिफ्थ ऑर्बिट की रेडियस है R5 लिख सकते हैं इज इक्वल टू ए नोट की वैल्यू क्या है मेरे पास 52.9। ठीक है, इंटू में एन स्क्वायर, कौन सी ऑर्बिट की फिफ्थ के लिए निकाल रहे हो तो 5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 और आंसर किस में आएगा पिकोमीटर में, क्योंकि कांस्टेंट की यूनिट क्या है पिकोमीटर। अगर इसको चेंज करना चाहते हो पिको से तो नैनोमीटर में निकालो तो उसमें भी निकल सकता है आंसर। ठीक है, आर्मस्ट्रॉन्ग में निकालोगे उसमें निकल आएगा, वो तुम्हारी चॉइस होगी। पिकोमीटर में रखोगे तो एज इट इज बेस्ट इसी के अंदर रख लो। फिफ्थ ऑर्बिट की कितनी आ जाएगी है 52.9 मल्टीप्लाइड बाई 5 का स्क्वायर 25। इसमें मल्टीप्लाई कर दो, जो भी आंसर आएगा यूनिट आ जाएगी उसकी पिकोमीटर। तो बिल्कुल सिंपल है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ज्यादा टिपिकल लेके ही नहीं चल रहे अब। ठीक है, सभी को समझ आ गया। अब उसके बाद थर्ड क्वेश्चन में देखो, थर्ड भी बिल्कुल इजी है, सेम एज इट इज, जैसे हमने ये पढ़ा है सेम इसी तरीके का। अब इसके अंदर क्या कह रहा है ये, कैलकुलेट द एनर्जी एसोसिएटेड विद द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हीलियम पॉजिटिव, व्हाट इज द रेडियस ऑफ दिस ऑर्बिट। उसकी रेडियस भी निकालनी है फर्स्ट ऑर्बिट की और उसकी एनर्जी भी, लेकिन किसके लिए हीलियम पॉजिटिव के लिए। भाई जो बोर्स का मॉडल आया था ना वो स्पेसिफिकली सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए था जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन।
उससे ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, ये उसकी लिमिटेशंस भी थी मेजर। हमने हाइड्रोजन लिया 1 इलेक्ट्रॉन, हीलियम पॉजिटिव आया 1 इलेक्ट्रॉन, लिथियम 2 पॉजिटिव होगा 1 इलेक्ट्रॉन, तकरीबन केस उसी के मिलेंगे, यही क्वेश्चन मिलेंगे हमें। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो एनर्जी का एक्सप्रेशन था E ऑफ एन इज इक्वल टू माइनस के 2.18 इंटू 10 की पावर माइनस 18। अभी हमने पढ़ा था यहाँ पर ये गिवन था, ठीक है। अगर नहीं है तो हमने जो आर एच की वैल्यू बताई कॉन्स्टेंट की वही यूज करेंगे जूल के अंदर, इंटू जेड स्केयर डिवाइडेड बाई एन स्केयर, और ये आ जाएगी जूल यूनिट। अब यहाँ पे क्या है, फर्स्ट ऑर्बिट के लिए है एन की वैल्यू 1, लेकिन जेड क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, क्योंकि एटॉमिक नंबर तो 2 होता है ना हीलियम का। तो यहाँ पे एनर्जी अगर मैं निकालूंगा फर्स्ट ऑर्बिट के लिए ही, तो ये आ जाएगी माइनस के 2.18 इंटू 10 की पावर माइनस 18 इंटू जेड का स्केयर, जेड क्या है मेरा 2 का स्केयर डिवाइडेड बाई 1 का स्केयर, यूनिट जूल। इसको मैं सोल्व करूंगा, 2 का स्केयर कितना हो जाएगा 4 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 चौक 32 का 2 का 3, 4 एकम 4 और 3 7 और 4 दूनी 8 इंटू में 10 की पावर माइनस की 18 जूल निकला है भाई, कितना इजी, ठीक है। सेम तरीके से अगर मैं उसकी रेडियस निकाल रहा हूं, अब रेडियस का फॉर्मूला भी अप्लाई कर दो हमें, आर इज इक्वल टू ए नोट इंटू में एन स्केयर डिवाइडेड बाई जेड, यही था मेरा फॉर्मूला। आर इज इक्वल टू ए नोट की वैल्यू क्या थी, फिक्स थी 52.9 पिको मीटर, और एन क्या है मेरा फर्स्ट ऑर्बिट के लिए 1 का स्केयर, जेड क्या है मेरा एटॉमिक नंबर 2, इसमें मैं सोल्व करूंगा, ये आ जाएगा 52.9 डिवाइडेड बाई 2 से इसको डिवाइड कर देना, ये आ जाएगा 2 से मेरा 2 2 4 2 6 12 और 2 4 8 और 2 5 10, इतने पिकोमीटर, ये इसकी रेडियस निकल आएगी। अगर इसको नैनोमीटर में करना है तो देखो भाई, इसको मैं कन्वर्ट करके बता रहा हूँ, आर इज इक्वल टू 26.45 इंटू 10 की पावर माइनस के 12 मीटर, क्योंकि जो 1 पिकोमीटर होता है मेरा, जो 1 पिकोमीटर है उसके अंदर होते हैं 10 की पावर माइनस की 12 मीटर, और जो 1 नैनोमीटर होता है उसके अंदर होते हैं 10 की पावर माइनस की 9 मीटर, ठीक है। इसके इक्वल हो गया 10 की पावर माइनस 9 चाहिए मेरे को यहाँ पे, ये हो जाएगा 26.45 इंटू 10 की पावर माइनस 9 इंटू 10 की पावर माइनस 3 लिख सकता हूं मैं यहाँ पे। 10 की पावर माइनस 3 को मैं नीचे ले आऊंगा, क्या हो जाएगा ये 10 की पावर प्लस 3, ये आ जाएगा 10 की पावर प्लस 3 में 1000 लिख सकते हैं। अब ये 10 की पावर माइनस 9 है, ठीक है, ये तो नैनोमीटर के लिए यूज होगी, और ये किसमें, इसमें डेसिमल लगाने के लिए, तो 3 प्लेस और आ गए, तो 0.02645 नैनोमीटर, ये भी लिख सकते हैं हम आंसर, जैसे चाहो वैसे सोल्व कर सकते हैं इसको। आगे समझ में 2 क्वेश्चंस, चलो नेक्स्ट देखते हैं अब इसके। हाँ तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट देखो हमारे पास 4th क्वेश्चन, रेडियस ऑफ द 4th ऑर्बिट इन हाइड्रोजन एटम इज 0.85 नैनोमीटर, कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दिस ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी निकालनी है। अब देखो क्वेश्चन 4 का अगर हम सॉल्यूशन देखें 4th वाले का, उसने क्या दे रखा है, रेडियस दे रखी है हाइड्रोजन एटम की, तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.85 नैनोमीटर, और इसको मीटर में चेंज करूंगा तो 0.85 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर माइनस के 9 मीटर, ठीक है। किस ऑर्बिट के लिए है, 4th ऑर्बिट के लिए, तो ये वैल्यू किस चीज की है, एन की वैल्यू 4 आ गया हमारे पास। अब वो कह रहा है कैलकुलेट दी वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या निकालनी है, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी निकालनी है। तो भाई किस फॉर्मूले में यूज हुई थी, रेडियस भी वेलोसिटी भी हो, तो कल हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम होगा mvr, वो किसके इंटीग्रल मल्टीपल होगा, एन वैल्यू ऑफ h अपॉन में 2 पाई की इक्वल होगा, पढ़ा था ये। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, मास गिवन नहीं है, तो भाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने पता है कितना होता है 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस के 31 किलोग्राम, इसके इक्विवेलेंट होगा। सारी वैल्यू गिवन है, निकालना क्या है, वेलोसिटी निकालनी है, तो v किसके इक्वल हो जाएगा, एन एच अपॉन में 2 पाई m और r, इसके इक्वल हो जाएगा। वैल्यू पुट करो जल्दी से, n की वैल्यू क्या आ गई 4, h प्लैंक्स कांस्टेंट वैल्यू 6.626 होता है इंटू 10 की पावर माइनस 34, कैलकुलेशन आसान हो जाए इसलिए 6.6 भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। जूल सेकंड इनवर्स यूनिट इंटू में, अच्छा h की वैल्यू थी वो तो यही आएगा, अपॉन में डिवाइडेड बाई 2 एज इट इज, मल्टीप्लाइड बाई पाई की वैल्यू 22 डिवाइडेड बाई 7
मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस के 31 kg इंटू में आर रेडियस किसमें दे रखी है, नैनोमीटर में, मीटर में चेंज कर रखी है हमने, रेडियस कितनी हो जाएगी 0.85 इंटू 10 की पावर माइनस के 9 मीटर। हाँ तो भाई क्या हो गया, जस्ट अब मैथमेटिकल कैलकुलेशन बची है, जो हमारा आंसर आएगा वो हमारी इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी निकल आएगी, मीटर पर सेकंड के अंदर निकल आएगी। ठीक है, जब इसे सोल्व करोगे तो कर लोगे इसको। अब इजी क्वेश्चन था, बिल्कुल डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड था। अब उसके बाद नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा टिपिकल है, मुश्किल है, थोड़ा सा ध्यान से देखना समझना दोनों क्वेश्चन। अब हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो, फिफ्थ का अगर सॉल्यूशंस देखें हम, द वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन इन द बाल्मर सीरीज इज दिस। सीरीज कौन सी दे रखी है भाई उसने हमको, वो दे रखी है उसने बाल्मर सीरीज। क्या दे रखी है, बाल्मर सीरीज। और फॉर बाल्मर सीरीज हमारे लिए n की वैल्यू क्या हो जाएगी, n1 की वैल्यू फिक्स होगी। लेमन के लिए n1 की वैल्यू 1, बाल्मर के लिए n1 की वैल्यू 2 फिक्स होगी बाल्मर सीरीज के लिए। अब वो क्या कह रहा है, फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन की वेवलेंथ। तो फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन कहां से आएगी भाई, देखो मान लीजिए ये मेरे लेवल है, ये है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये है, तो ये है मेरा बाल्मर वाला। ठीक है, n1 की वैल्यू 2 है, तो फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन यहां से आएगी इसके पास। ठीक है, तो इसका मतलब जो वेवलेंथ है फर्स्ट के लिए उसमें n2 की वैल्यू मेरे लिए क्या है 3, कि थर्ड लेवल से सेकंड के ऊपर आए। और उसकी लैम्डा की वैल्यू क्या है गिवन, उसकी लैम्डा की वैल्यू है मेरे पास 6561 आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, 1 आर्मस्ट्रॉन्ग में कितने हो हैं, ये भी लिख लो यहाँ पे, 1 आर्मस्ट्रॉन्ग किसके इक्वल होगा, 10 की पावर माइनस के 10 मीटर के इक्वल होगा। ठीक है, तो इसको मैं चाहूं तो मीटर में कन्वर्ट कर सकता हूं, ये मेरे पास, ये आर्मस्ट्रॉन्ग में रखना चाहूं तो आर्मस्ट्रॉन्ग में रख लूं, क्योंकि मैंने क्या निकालना है, वेवलेंथ सेकंड स्पेक्ट्रल लाइन की निकालनी है, वो आर्मस्ट्रॉन्ग के अंदर ही आ जाएगी। ठीक, ये तो मेरा था केस फर्स्ट। कौन सा था ये मेरा, केस फर्स्ट जो यहाँ है। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूं भाई मेरा केस सेकंड, मेरे पास सेकंड केस क्या है वो देख, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ सेकंड स्पेक्ट्रल लाइन इन बाल्मर सीरीज। अब सेकंड स्पेक्ट्रल लाइन के लिए निकालनी है, तो केस सेकंड में n1 की वैल्यू तो अगेन बाल्मर सीरीज है तो 2 ही रहेगी, लेकिन n2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, सेकंड स्पेक्ट्रल लाइन, ये तो मेरी फर्स्ट थी, तो सेकंड कहां से आएगी, फोर्थ लेवल से ही तो आएगी, तो इसलिए n2 की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास 4 हो जाएगी। ठीक है, तो अब देखो इसकी गिवन है और इसके लैम्डा की वैल्यू मेरे को फाइंड आउट करनी है, यहाँ पे ये पूछ रहा है, तो मैं कैसे करूंगा इसको। सबसे फर्स्ट मैं एक्सप्रेशन लिख रहा हूं, हमारा हमने एक एक्सप्रेशन पढ़ा था, म्यू बार इज इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू आर इंटू में 1 अपॉन में n1 का स्केयर माइनस के 1 अपॉन में n2 का स्केयर। इस r की वैल्यू हम कॉन्स्टेंट था, यूनिट के अकॉर्डिंग ली जाएगी, क्या यूज करेंगे। ठीक है, तो म्यू बार का कोई रोल नहीं, वेवलेंथ का था, तो इस म्यू बार को मैं रब कर सकता हूं। यहाँ पे 1 क्या आना था, जेड स्केयर आना था, यहाँ पे भी जेड स्केयर। तो मैं हाइड्रोजन एटम की बात कर रही हूँ, यहाँ पे इसने मेंशन नहीं कर रखा है, यहाँ पे फॉर ओनली हाइड्रोजन एटम के लिए ही। ठीक है, किसके लिए ये हाइड्रोजन एटम का ही केस था हमारे पास, तो इसलिए जेड की वैल्यू 1 होगी, तो मैंने डायरेक्ट 1 लिख दिया वहां पे। तो भाई फर्स्ट केस में क्या आ गया मेरे पास, 1 अपॉन में वेवलेंथ की वैल्यू 6561 इज इक्वल टू आर को एज इट इज रखो, 1 अपॉन में n1 का स्केयर 2 का स्केयर, ठीक है, माइनस 1 अपॉन में n2 का स्केयर 3 का स्केयर, यह आ जाएगा। इसने सोल्व कर लो, 2 का स्केयर कितना होता है यहाँ पे, 2 का स्केयर होगा 4 और 3 का स्केयर कितना होगा यहाँ 9। इसने सोल्व करो अगेन, 1 अपॉन में 6561 इज इक्वल टू के आर से एलसीएम कितना आ गया 36, ये आ जाएगा 9 9 चौक 36 4, ये आ जाएगा हमारे पास। 9 माइनस के 4 कितना आता है, ये मेरे पास क्या आ गया 1 अपॉन में 6561 इज इक्वल टू के आर, और ये 5/36, तो इसमें लिख दू 5r डिवाइडेड बाई 36, फर्स्ट इक्वेशन आ गई। ठीक है, ऐसे ही मैं सेकंड केस के लिए लिख रहा हूं, जो मेरे पास आया यहाँ पे, इसके लिए कैसे निकलेगा, इसकी वेवलेंथ मेरे को पता नहीं, 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू के आर इंटू 1 अपॉन n1 का स्केयर 2 का स्केयर माइनस 1 अपॉन में n2 का स्केयर 4 का स्केयर। ठीक है, ये हो गया 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू के आर इंटू 1 अपॉन में 4 माइनस के 1 अपॉन 16, यहाँ पर आ गया 1 अपॉन में लैम्डा इज इक्वल टू के आर
एलसीएम कितना आ जाएगा इसका 16, ये 4 माइनस के 1, या आ गया 1 लैम्डा इज इक्वल टू 4 में से 1 गया 3, तो 3r डिवाइडेड बाई 16, ये आ गई मेरी इक्वेशन सेकेंड। ठीक है भाई, डिवाइड कर दो, क्या करते हैं इसको डिवाइड, इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाई इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाई इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, इसको मैं डिवाइड कर रहा हूं, फर्स्ट डिवाइडेड बाई इक्वेशन सेकेंड। अब इसको जब मैं डिवाइड करूंगा तो फर्स्ट इक्वेशन मेरे पास ये थी, देखो क्या आ जाएगा 1 में 6561, ठीक है, इज इक्वल टू 5r डिवाइडेड बाई 36, 5r में 36 डिवाइडेड बाई फर्स्ट, जब 1 लैम्डा था तो ये लैम्डा ऊपर चला जाएगा, मेरा लैम्डा अपॉन 1 हो जाएगा, क्योंकि इसके अपॉन में करूंगा तो लैम्डा ऊपर जाएगा, और ये भी ऐसे ही रिवर्ट हो जाएगा, क्या आ जाएगा 16 में 3r। ठीक है, अब क्या होगा, r से r कैंसल, ठीक है, 4 से इसको कर दो, 4 4 जा 16 और 4 9 जा 36, क्या निकालना है लैम्डा, ये उस साइड चला जाएगा मेरे पास 6561 इंटू 5 और 4 20 डिवाइडेड बाई 9 मल्टीप्लाइड बाई 3, इसमें भाई मल्टीप्लाई कर दो, जो भी आंसर आएगा वो आर्मस्ट्रांग में निकलेगा, डायरेक्ट जो वेवलेंथ की वैल्यू थी मेरे पास में वो फाइंड आउट हो जाएगी। समझ आएगा सभी को? ठीक है, तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकते हैं भाई एग्जाम में, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। अब उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास में आया क्वेश्चन, उसमें क्या दे रखा है, उसने हीलियम और लिथियम के लिए पूछ रखी है हमसे आयनाइजेशन एनर्जी, और गिवन किसके लिए है, हाइड्रोजन एटम के लिए। ठीक है, किसके लिए गिवन है, हाइड्रोजन एटम के लिए। तो देखो भाई उसके सॉल्यूशंस में देखो, हम 6th क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखें। आयनाइजेशन एनर्जी फॉर हाइड्रोजन एटम इज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यूनिट क्या दे दी इस बार, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर, तो RH इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लेकर चलना पड़ेगा हमने। तो हमारा एक्सप्रेशन क्या था इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर, E ऑफ n इज इक्वल टू a माइनस के 13.6 इंटू में z स्केयर डिवाइडेड बाई n स्केयर, ये था हमारा एनर्जी का एक्सप्रेशन। अब वो आयनाइजेशन एनर्जी की बात कर रहा है हाइड्रोजन एटम की, किसकी बात कर रहा है, आयनाइजेशन एनर्जी की। तो देखो 13.6 आती है, यानी इलेक्ट्रॉन आयनाइज कब होगा, जब वो इनफाइनाइट लेवल पे जा देगा तभी तो होगा ना आयनाइज। मान लिया यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं वो किस लेवल के ऊपर निकल जाएगा, इनफाइनाइट लेवल के ऊपर, तभी तो इलेक्ट्रॉन आयनाइज हो पाएगा हमारे पास में। अगर वो इनफाइनाइट लेवल पे नहीं जा रहा तो कहां से आयनाइजेशन होगा उसका। ठीक है, और दोनों में क्या है, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है, और इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है, दोनों क्या है, हमारी 1 इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। तो भाई यहाँ पर अगर मैं बात करूं आयनाइजेशन के हाइड्रोजन के लिए, तो मैंने क्या निकालनी थी, मान लिया मैंने फर्स्ट लेवल में है, तो E1 मेरा क्या हो जाएगा, माइनस के 13.6 हाइड्रोजन के लिए 1 का स्केयर, और फर्स्ट सेल में यहाँ पर 1 का स्केयर, तो ये मेरा कितना आ जाएगा, ये मेरा आ जाएगा अगेन माइनस के 13.6 यूनिट इलेक्ट्रॉन। E ऑफ इन्फिनिटी चाहिए, क्योंकि वहां तक आयनाइज होके जाएगा तभी निकलेगा इलेक्ट्रॉन, एनर्जी पूछ रहे हैं ना ये, तो ये कितनी हो जाएगी, माइनस के 13.6 1 का स्केयर अपॉन में इन्फिनिटी का स्केयर, n की वैल्यू, जब इन्फिनिटी अपॉन आ रहा है तो वो वैल्यू क्या हो जाती है 0, तो कितनी एनर्जी लगी, डेल्टा E किसके इक्वल होगा, वो होगा E इन्फिनिटी माइनस के E1 के इक्वल। E इन्फिनिटी कितनी है 0 माइनस E1 माइनस के 13.6, तो ये आ जाएगा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। निकला ही ना भाई एनर्जी, इतनी एनर्जी गेन करेगा तब इलेक्ट्रॉन आयोडाइज होगा, बाहर निकलेगा, तो यही थी 13.6। ठीक है, तो भाई अब हम हीलियम के लिए और लिथियम के लिए निकाल देंगे, इसका मतलब इसमें भी हमें क्या निकालना पड़ेगा, डेल्टा E, किसके लिए, E ऑफ इन्फिनिटी माइनस के E ऑफ फर्स्ट लेवल में जो इलेक्ट्रॉन है उसके लिए। तो यहाँ पे कैसे निकलेगा, हीलियम पॉजिटिव के लिए Z की वैल्यू चेंज हो जाएगी, तो डेल्टा E क्या हो जाएगा मेरा, E इन्फिनिटी तो हमेशा 0 होता है, जैसे यहाँ पे निकाल कर दिखाया मैंने, माइनस का साइन, E1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस के 13.6 इंटू में Z, हीलियम के लिए Z की वैल्यू क्या होगी 2 होगी, तो 2 का स्केयर डिवाइडेड बाई n स्केयर, फर्स्ट का स्केयर। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट ऑर्बिट से इन्फिनाइट पे जाएगा तभी इलेक्ट्रॉन निकलेगा, सिंगल इलेक्ट्रॉन है, फर्स्ट ऑर्बिट में ही होगा वो। तो यहाँ पर हमारे पास डेल्टा E क्या आ गया, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, 13.6 इंटू 2 का स्केयर 4 पर यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको मल्टीप्लाई कर दो, 24 का 4 का 2
54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये मेरा आंसर आ जाएगा। ऐसे ही मैं किसके लिए निकाल दूंगा, अब मैं लिथियम 2 पॉजिटिव 4Li2 पॉजिटिव, ये इसके लिए था भाई। अब मैं इसके लिए निकाल दूंगा लिथियम 2 पॉजिटिव के लिए, तो क्या आएगी मेरी वैल्यू, कैसे निकलेगी लिथियम 2 पॉजिटिव के लिए। तो लिथियम 2 पॉजिटिव के केस में भी डेल्टा ई जब मैं निकालूंगा तो ई इंफिनिटी माइनस ई ऑफ फर्स्ट, तो ई इंफिनिटी 0, नेगेटिव साइन एज इट इज नेगेटिव 13.6 इंटू में जेड स्केयर। अभी लिथियम के लिए जेड की वैल्यू क्या है 3, जेड की वैल्यू क्या है इसके लिए 3, एटॉमिक नंबर 3 है उसका, 3 का स्केयर डिवाइडेड बाई 1 का स्केयर, कितना आ जाएगा नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 13.6 इंटू 3 3 9, इससे मल्टीप्लाई कर देना, जो भी आंसर आए वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो भाई यहाँ पे ये कुछ क्वेश्चंस थे जो हमने 6 क्वेश्चंस सोल्व किए हैं एनर्जी वाले एक्सप्रेशन से रिलेटेड। इसके अलावा अगर तुम्हारा कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, ठीक है, वो मेरे को कमेंट बॉक्स में सेंड कर सकते हो, उसमें हम फर्दर सोल्व कर देंगे। ठीक है, तो इनकी प्रैक्टिस करनी है सभी ने। इस टाइप के जो क्वेश्चंस है तुमने एनसीईआरटी के अंदर मिले, हेल्प बुक के अंदर मिले, उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। ओके, थैंक यू।